मॉर्निंग सभी को। आज मैं आप लोगों को रूसो के पाठ्यक्रम के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने रूसो का जीवन परिचय बताया है और उनसे जुड़ी अन्य बातों को भी बताया है। यह बीएड सेमेस्टर सेकेंड पेपर 4 और यूनिट 1 से लिया गया है। इसमें पाठ्यक्रम में रूसो ने प्रकृति के 3 स्रोत माने हैं। पहला जो माना है प्रकृति, दूसरा माना है मनुष्य और तीसरा माना है वस्तु। इन्होंने रूसो ने कहा है कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए वह प्रकृति, मनुष्य और वस्तु तीनों को ध्यान में रखकर किया जाए और इन सभी चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। वैसे तो रूसो ने पहले ही कहा है कि मनुष्य को प्रकृति की ओर लौट जाना चाहिए, प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए और प्रकृति से ही शिक्षा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूसो एक महान प्रकृतिवादी थे। तो इसी क्रम में उन्होंने 3 चीजों को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उसके बाद इन्होंने विकास के विभिन्न स्तरों पर आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण करने के बारे में कहा है, जिसमें पहला है शैशव काल के लिए पाठ्यक्रम। शैशव काल यानी कि शिशुअवस्था में पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। उस समय पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को रखा जाए, इसमें इन्होंने कहा है, रूसो महोदय ने कहा है कि उस समय बच्चों को खेलकूद की शिक्षा दी जानी चाहिए, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने वाली शिक्षा दी जानी चाहिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुशनुमा माहौल देना चाहिए, आनंददायक माहौल देना चाहिए ताकि उनका मन का अच्छा से विकास हो सके और वो एक कोमल और दयालु व्यक्ति बन सके। तो शैशव काल में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूद, शारीरिक व्यायाम आदि की शिक्षा के बारे में कहा है। दूसरा इनका बचपन के लिए पाठ्यक्रम। बचपन के लिए पाठ्यक्रम में रूसो ने कहा है कि इस अवस्था के बालकों को ऐसे शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें बालक सभी वस्तुओं को एक दूसरे के साथ तुलना कर सके, यानी कि नाप तोल सके, गिनती गिन सके और उनमें क्या क्या कम है, क्या ज़्यादा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इस चीज़ की तुलना हो इस अवस्था में बचपन के लिए पाठ्यक्रम की अवस्था में यह चीज़ उन्हें ज्ञात हो जाए। ऐसे शिक्षा इस पाठ्यक्रम में रूसो महोदय ने कहा है। तीसरा इन्होंने कहा है लड़कपन के लिए पाठ्यक्रम। लड़कपन के लिए पाठ्यक्रम में इन्होंने कहा है कि इस अवस्था में उन्हें घुड़सवारी, शारीरिक व्यायाम, धर्मशास्त्र, संगीत इत्यादि की शिक्षा इस अवस्था में दिया जाए। फिर इनका है किशोरावस्था के लिए पाठ्यक्रम। किशोरावस्था के लिए पाठ्यक्रम में इन्होंने कहा है कि जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे भाषा की जानकारी होना, विज्ञान की जानकारी होना और प्राकृतिक विज्ञान की जानकारी होना, इन सभी चीज़ों की शिक्षा किशोरावस्था के लिए पाठ्यक्रम में कहा है इन्होंने। फिर लास्ट में इन्होंने नारी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम। इन्होंने नारी शिक्षा के लिए भी पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए कहा है, जिसमें इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम नारी के लिए ऐसा होना चाहिए जिससे वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और घरेलू साज सज्जा इत्यादि चीज़ों का ज्ञान जिससे मिल सके उनको। तो इसमें इन्होंने कहा है रसोई शास्त्र का ज्ञान हो और अपने शारीरिक शिक्षा, शरीर को कैसे हष्ट-पुष्ट रखा जा सकता है, इस तरह की शिक्षा नारी के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करने के बारे में रूसो ने कहा है। और इसी काल में उन्होंने लड़कपन के लिए शिक्षा में कहा है कि बच्चे बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें बहुत कुछ जानने का मन करते रहता है। वो जो कुछ देखते हैं उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वो है क्या। तो वो जिज्ञासा जो जागृत हो वैसे वैसे विषयों को लड़कपन की शिक्षा में दिया जाए। भूगोल हो गया, भूगर्भ शास्त्र हो गया, इन सभी चीज़ों की शिक्षा लड़कपन की शिक्षा में दिया जाए ताकि उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, उनमें जानने की जो इच्छाएं हैं वो पूरा हो सके। उसके बाद रूसो की शिक्षण विधियाँ। रूसो की शिक्षण विधियों में रूसो का एक कोटेशन है, अपने छात्रों को शाब्दिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे
विचार दिया है कि अपने छात्रों को शाब्दिक पाठ मत पढ़ाओ, शब्द मत पढ़ाओ, उन्हें अनुभव करने दो, उन्हें सीखने दो। तो इसी क्रम में इन्होंने जो शिक्षण विधियां बताई हैं, तो पहला शिक्षण विधि इन्होंने कहा है स्वानुभव द्वारा सीखना, यानी कि खुद के अनुभव द्वारा सीखना। व्यक्ति कुछ काम करता है तो उससे उसको गलती होती है या फिर सही होता है। अगर गलती होती है तो उसको पता चल जाता है कि हमको कहाँ पे गलती मेरी हुई है, उसको मैं कहाँ सुधार कर सकूं, इस चीज के पता उनको चल जाता है और उसमें वो सुधार करते हैं और वो अच्छा काम कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी काम को स्वानुभव द्वारा सीखना, किसी भी चीज को खुद से करके सीखने पे इन्होंने बल दिया है। तो पहला जो शिक्षण विधि इन्होंने बताया है स्वानुभव द्वारा सीखना, खुद के अनुभव के द्वारा सीखना। दूसरा इन्होंने कहा है प्रयोग पद्धति। प्रयोग पद्धति यानी कि किसी भी चीज का प्रयोग करके सीखना। जैसे कि मान लीजिए कि हम तैरना सीख रहे हैं, तो तैरने के लिए अगर हमको सीखना है तो हमें तालाब में जाकर के तैरना पड़ेगा और तैरने के बाद ही हमको पता चलेगा कि हम सीख पाए या नहीं सीख पाए, तैर पाएंगे या नहीं पाएंगे, या फिर हम डूब जाएंगे तो कैसे उससे हम बचेंगे। तो ये प्रयोग करना, तो इस प्रयोग विधि या पद्धति के द्वारा भी इन्होंने सीखने पे बल दिया है। उसके बाद इन्होंने कहा है खेल पद्धति। खेल पद्धति के द्वारा बच्चों को शिक्षा देना, खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देना। जैसे कि हम उन्हें काउंटिंग सिखा रहे हैं, तो काउंटिंग सिखाने के लिए हमें पुस्तक की आवश्यकता ना हो और हमें किताब क्या करते हैं, उन्हें ज़्यादा जोर दिमाग पे ना डालना पड़े। इस तरह की खेल पद्धति के द्वारा हम उन्हें काउंटिंग सिखा सकते हैं। जैसे कि हम बहुत सारा क्या कहते हैं पत्ता लेके आए और पत्ते को काउंटिंग करवाएं, या फिर उनके हाथ में बहुत सारी उंगलियां हैं, उन सभी उंगलियों को काउंट करवाएं। तो इससे उन्हें ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा उनके दिमाग पे और वो इस खेल उसको समझेंगे कि मैं खेल रहा हूँ। इस तरह खेल पद्धति के द्वारा भी उन्हें सिखाया जाए ताकि उन पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। उसके बाद इन्होंने कहा है करके सीखना। चौथा जो विधि इन्होंने बताया है वो बताया है करके सीखना। किसी भी काम को करना, उसके बाद उससे जो सीख हमें मिलती है उसके आधार पर हम शिक्षा ग्रहण करें। करके सीखना मतलब मान लीजिए कि हम खाना ही बना रहे हैं, तो खाना बनाने में हमको पता नहीं है कि हमको क्या करना है शुरू में, तो उसको हम उस काम को करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि खाना बनाने में हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है, कैसे उसको डालेंगे, फिर कैसे उसको क्या करेंगे, इस सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो हमें करके सीखना, किसी काम को करना, उसके बाद उससे शिक्षा ग्रहण करना। और लास्ट जो इन्होंने विधि बताया है वो बताया है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार सीखना। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी कि शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र जो होते हैं, जैसे सरल से जटिल की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो इन सभी शिक्षण सूत्रों के द्वारा शिक्षा दिया जाए बच्चों को। सरल से जटिल यानी कि जो बहुत क्या कहते हैं लोअर लेवल की चीज़ है, उन चीज़ों को पहले बताया जाए, उसके बाद हाई लेवल की चीज़ों को बताया जाए। बच्चे की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उसके स्तर को ध्यान में रखते हुए, वह किस अवस्था का बच्चा है उस अवस्था को ध्यान में रखकर उसको सरल से जटिल की ओर ले जाया जाए। तो यह इनकी शिक्षक विधियां थी। अब इन्होंने शिक्षक की भूमिका, रूसो ने शिक्षक की भूमिका के बारे में कहा है कि शिक्षक जो होता है वो सिर्फ मार्गदर्शक हो, ऐसा नहीं कि वो अपनी बातों को छात्रों पे लाद दे और अपनी ही बातों को वो मनवाए। बच्चे पढ़ना चाहें या ना पढ़ना चाहें, उन्हें जबरदस्ती पढ़ाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक को सिर्फ मार्गदर्शक होना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने कहा है कि प्रकृति ही बालक की सच्ची शिक्षक है, यानी कि प्रकृति के द्वारा ही बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा उन्हें प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। दूसरा इन्होंने कहा है बालक का स्थान मुख्य है। अगर हम शिक्षा देते हैं तो बालक का स्थान उन्होंने मुख्य माना है। क्यों? क्योंकि बालक को ही सीखना है। अगर हम किसी भी चीज़ को सिखाते हैं, एक शिक्षक होने के नाते किसी भी बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं और वो बच्चा नहीं सीख पाता है, तो उसको हम दूसरे तरीके से सिखाएं, उसके मन के अनुसार सिखाएं ताकि वो उस चीज़ को सीख जाए। तो इसीलिए रूसो ने कहा है कि बालक का
और फिर लास्ट इन्होंने कहा है कि शिक्षक का स्थान गौण होता है। शिक्षक शिक्षा में गौण स्थान निभाते हैं। इन्हें सिर्फ एक मार्गदर्शक का काम करना चाहिए। शिक्षक को एक मार्गदर्शक का काम करना चाहिए, बच्चे को खुद से सीखने के लिए देना चाहिए। खुद से जो भी कुछ करते हैं उसके द्वारा उन्हें जो अनुभव प्राप्त होती है उसके अनुसार उन्हें शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो आज हमने जाना कि रूसो जो पाठ्यक्रम के बारे में बताना चाह रहे हैं, उन्होंने कुल मिलाकर सारी चीजों को बच्चों के अनुसार ही बनाने को कहा है। खुद से सीखने के लिए देने को कहा है, प्रकृति द्वारा सीखने के बारे में कहा है। इन्होंने जो भी पाठ्य शिक्षण पद्धतियां बनाई